साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव जीत जाएगी तो 2029 में, 2034 में, 2039 में कभी भी चुनाव नहीं होंगे। संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। और इसी दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। 400 पार का नारा दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि राजीव गांधी के 414 सीट जीतने का 1984 में राजीव गांधी ने 414 सीटें जीता था लोकसभा चुनाव में। नरेंद्र मोदी इस आंकड़े को भी पार करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जिस तरह से विपक्ष को खत्म कर रहे हैं, विपक्ष को नपुंसक बना रहे हैं और असंवैधानिक गतिविधियां कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, राम मंदिर को सियासी मुद्दा बना करके उसे भुनाना चाहते हैं। उससे यही लगता है कि इस देश में अघोषित लोकतंत्र रह गया है। घोषित लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। सिर्फ अघोषित लोकतंत्र ही नहीं बल्कि अघोषित आपातकाल, अघोषित इमरजेंसी चल रही है इस देश में पिछले कई वर्षों से। इमरजेंसी 1975 में लगाया था इंदिरा गांधी ने। 25 जून 1975 की रात 12 बजे इमरजेंसी की घोषणा किया था तत्कालीन राष्ट्रपति ने और उसके बाद समूचे विपक्ष को जेपी आंदोलन से जुड़े सभी नेताओं को, छुटभइये नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। आज भी कुछ वैसी ही स्थिति है। कई नेताओं को जेल में डाल चुके हैं। कई नेता इनके निशाने पर हैं। सीबीआई, ईडी, आईटी का बेजा इस्तेमाल करके जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को खत्म करने की मुहिम छेड़ रखी है तो वह एक अघोषित आपातकाल ही माना जाएगा। 1975 के आपातकाल में और आज के आपातकाल में कोई भी अंतर नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना ही अंतर है कि उस समय जो नेता थे आज उसमें से बहुत कम नेता रह गए हैं। अधिकांश उस समय के नेता स्वर्गवासी हो चुके हैं। लेकिन आज भी कुछ ऐसे नेता हैं जो जेपी आंदोलन से निकले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने को जेपी आंदोलन की देन मानते हैं और इंदिरा गांधी के घोषित आपातकाल को जिस तरह से लागू करके अघोषित आपातकाल लागू करके काम कर रहे हैं वह लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है और इस राष्ट्र के लिए भी खतरा है। मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता हैं,
उनका राजनीतिक तजुर्बा मोदी से भी ज़्यादा है। वे सब भांप रहे हैं, देख रहे हैं भविष्य में जो होने वाला है उसे भी देख रहे हैं। और अगर वो आगाह कर रहे हैं कि मोदी के जीतने पर 2024 प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा, संविधान खतरे में पड़ जाएगा और फिर कभी चुनाव नहीं होगा, तो इसका मतलब है कि राजतंत्र आ जाएगा, हिंदू राष्ट्र बनेगा। और राजतंत्र हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना जरूरी है। जब तक संविधान की जड़ें मजबूत हैं, जब तक लोकतंत्र अस्तित्व में है, तब तक न तो राजतंत्र बन सकता है और न हिंदू राष्ट्र बन सकता है। प्रधानमंत्री का विपक्ष को खत्म करने और अपनी मर्जी चला करके अपने अहंकार और अपनी नफरत की राजनीति को आगे बढ़ा करके जिस तरह से संविधान के सामने खतरा उत्पन्न कर दिए हैं, लोकतंत्र के सामने खतरा उत्पन्न कर दिए हैं, इस पर देशवासियों को सोचना चाहिए। 140 करोड़ जनता को सोचना चाहिए कि हमारा देश कहां से कहां जा रहा है और जिस अंधेरी गुफा की ओर जा रहा है, क्या वहां लोकतंत्र सुरक्षित होगा, संविधान सुरक्षित होगा। और इतना जान लीजिए कि अगर लोकतंत्र और संविधान सुरक्षित नहीं रहा तो आपका वजूद भी सुरक्षित नहीं रहेगा। खासकर ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री का जो विजय अभियान आगे बढ़ता जा रहा है, 400 पार के नारे को व्यवहारिक रूप देने के लिए जिस तरह से अनैतिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं, उस पर कैसे रोक लगाया जा सकता है। शहंशाह या राजा कितना भी कर ले, अगर इस देश का जनसैलाब उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो शहंशाह को एक दिन झुकना पड़ेगा। हिटलर को भी झुकना पड़ा था। कोई भी तानाशाह जिसने कि तानाशाही के बल पर, फासिज्म के बल पर हुकूमत चलाई है, वह ज़्यादा दिनों तक नहीं चला सका है। वही हश्र नरेंद्र मोदी का होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। पूरे विपक्ष की फाइल बन चुकी है। विपक्ष के अधिकांश नेता मोदी के सीबीआई, ईडी, आईटी के निशाने पर हैं। चाहे वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो विपक्ष के नेता जो अभी तक सत्ता पक्ष में थे, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव हों, चाहे वो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार हों, तमाम नेताओं की ऐसी फेहरिस्त है जो आए दिन टारगेट पर रहते हैं। और आज के दिन ईडी पूछताछ हेमंत सोरेन से कर रही है। जिस समय मैं यह वीडियो बना रहा हूं, 31 जनवरी 2024 के दिन आज उनसे पूछताछ हो रही है और हो सकता है कि शाम 4 बजे तक उनकी गिरफ्तारी की खबर भी आ जाए। ऐसा मीडिया का कहना है, पत्रकारों का कहना है और सिविल सोसाइटीज के लोगों का मानना है। लेकिन मेरा मानना है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार नहीं होंगे। अगर हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए
तो यह उनकी बहुत बड़ी जीत होगी। और भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में जो सीटें हैं, नई सीटें तो नहीं जीत सकेंगे, पुरानी सीटें भी गंवा देंगे। हमसे ज़्यादा समझदार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार और प्रधानमंत्री और अमित शाह। बेशक वो भी समझ रहे होंगे कि अगर शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाएगा तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी नैया डूब जाएगी। लेकिन तानाशाह जब सनकी हो जाता है तो उसे भला बुरा की चिंता नहीं होती है, उसे उसका विवेक मर जाता है और अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना शुरू कर देता है। नरेंद्र मोदी की आज वही स्थिति है। सनक सवार हो गया है विपक्ष को खत्म करने के लिए, विपक्ष को जेलों में ठूंसने के लिए। और इस सनक के शिकार कौन कौन होंगे? क्या पूरा विपक्ष होगा? क्या पूरा इंडिया गठबंधन होगा? क्या राहुल गांधी को भी न्याय यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया जा सकता है? इसके संकेत मिल रहे हैं। अगर राहुल गांधी को न्याय यात्रा के दौरान गिरफ्तार किया जाएगा तो राहुल गांधी की बड़ी जीत होगी और फिर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यह सोच करके गिरफ्तार करेंगे कि जेल में होंगे तो न्याय यात्रा बंद हो जाएगी, इनकी कोई रैलियां नहीं होगी, इंडिया गठबंधन की साझा रैलियां नहीं होगी, कांग्रेस पंगु हो जाएगी, कांग्रेस मृत्यु की सैया पर चली जाएगी, ऐसा सोच करके गिरफ्तार करेंगे। लेकिन इसका उल्टा असर होगा। जो लोग राहुल गांधी से सिंपैथी, हमदर्दी नहीं रखते हैं, उनकी भी हमदर्दी जाग जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अघोषित इमरजेंसी से इंडिया को बहुत बड़ा फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमें लगता है, किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे, बंदर घुड़की देते रहेंगे और उस बंदर घुड़की से जो डर जाएगा वह नीतीश कुमार बन जाएगा, वह हेमंत बिश्व शर्मा बन जाएगा, वह अजीत पवार बन जाएगा। लेकिन जो नहीं डरेगा वो केजरीवाल बना रहेगा, वह राहुल गांधी बना रहेगा, वह मल्लिकार्जुन खड़गे बना रहेगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि अघोषित इमरजेंसी लगा करके विपक्ष को खत्म कर दिया जाए, और विपक्ष को खत्म करने की कोई ये नई पहल नहीं है। जेपी नड्डा जब बिहार गए थे तो अपनी मानसिक स्थिति का चित्रण किया था। उन्होंने कहा था कि विपक्ष की जरूरत नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 40-50 साल तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। इसकी घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया था एक रैली में कि राहुल बाबा 1 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। भले ही वो 22 जनवरी को हुआ, लेकिन उस समय उन्होंने यही कहा था। तो एक डर दिखवाया गया था राम मंदिर का, एक डर दिखाया था अमित शाह ने कि इस देश में विपक्ष की कोई जरूरत नहीं है और अगले 40-50 साल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने रहेंगे। जेपी नड्डा के ये बयान, अमित शाह के ये बयान, क्या इनमें विरोधाभास नहीं है?
प्रधानमंत्री की उम्र 73-74 साल हो गई है और प्रधानमंत्री के बनाए उसूलों नियमों के तहत 1-2 साल में उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाला जाए। लेकिन ये नियम बनाए गए हैं दूसरे नेताओं के लिए, लालकृष्ण आडवाणी के लिए, मुरली मनोहर जोशी के लिए और ऐसे तमाम नेताओं के लिए जो बुजुर्ग हैं, अनुभवी हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से रिटायर्ड करने के लिए यह उसूल बनाए गए थे। लेकिन यह उसूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नहीं लागू होंगे। तो क्या मार्गदर्शक मंडल में न जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 40-50 साल तक जिंदा रहेंगे प्रधानमंत्री बने रहने के लिए? 75 के लगभग अभी हैं और 50 साल और जोड़ दीजिए, तो क्या इतनी लंबी उम्र दुनिया में किसी की हो सकती है? अगर होगी तो वह अपवाद के लिए होगी, हकीकत में नहीं होगी, सामान्य रूप से नहीं होगी। अपने में विरोधाभास है और दूसरा विरोधाभास और दूसरा सबसे बड़ा, संविधान को खुली चेतावनी दी जा रही है विपक्ष को खत्म करने के लिए। संविधान के तहत एक सरकार के खिलाफ अपोजिशन मजबूत होना चाहिए, लेकिन यहां तो कहा जा रहा है कि अपोजिशन रहेगा ही नहीं, अपोजिशन को खत्म कर दिया जाएगा और उसी प्रक्रिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंजाम दे रहे हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। तो हेमंत सोरेन के सिर पर तलवार लटकी हुई है गिरफ्तारी की। इसके बाद किसका नंबर आएगा? वो अरविंद केजरीवाल भी हो सकते हैं, तेजस्वी लालू यादव भी हो सकते हैं, DK शिव कुमार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से चंडीगढ़ के चुनाव के जो अभी एक दिन पहले संपन्न हुआ है, अपनी जीत हासिल करने के लिए खुल्लम खुल्ला नियम कायदों की धज्जियां उड़ाया गया। इनके चुनाव के अधिकारियों के द्वारा कैमरे के सामने मामला कोर्ट पहुंच गया है। अब हाई कोर्ट का क्या रुख होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लोअर कोर्ट को इन्होंने मैनेज कर लिया है। वो राहुल गांधी को की सदस्यता, संसद सदस्यता रद्द करने के समय ही देख लिया गया था। लोअर कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट तक को इन्होंने मैनेज किया हुआ था और लोअर कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक राहुल गांधी को दंडित किया गया। 2 साल से अधिक जेल में डालने की बात कही गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नज़र में ही रिजेक्ट कर दिया और राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी। तो जाहिर है कद्दावर नेता राहुल गांधी के साथ ऐसा सलूक हो सकता है, तो छोटे मोटे विपक्ष के छत्रपों के साथ क्यों नहीं होगा? इस देश में जिस तरह से अघोषित लोकतंत्र चल रहा है, उसके शिकार मेयर तक के चुनाव में लोग हो रहे हैं और सवाल उठता है कि जो कुछ चंडीगढ़ में हुआ, क्या वही 2024 के चुनाव के समय होगा? अगर भारतीय जनता पार्टी को लगेगा कि वह हार रही है, तो निश्चित रूप से चंडीगढ़ के कांड को दोहराया जाएगा। प्रधानमंत्री हारते हुए अपनी बाजी को पलटना चाहेंगे और जीतना चाहेंगे। अमित शाह ने एक बार कहा था कि हम जिन राज्यों में सरकार बना लेते हैं, बहुमत पा जाते हैं, वहां तो हम सरकार बनाते ही हैं, लेकिन जिन राज्यों में हमारी हार हो जाती है, वहां भी हम मैनेज करके ऑपरेशन लोटस चला करके सरकार बना लेते हैं। उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि किया भी। असंवैधानिक रूप से
मध्य प्रदेश की, कर्नाटक की, गोवा की, ऐसी कई सरकारें गिराया और अपनी सरकार बनाया भी। तो जो कुछ ये लोग कहते हैं उसे करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र और एक चुनाव, मतलब जितने भी चुनाव होते हैं वो चाहे छोटे स्तर के चुनाव हो, निकाय स्तर के चुनाव हो, विधानसभा स्तर के चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, सारे के सारे एक साथ कराए जाएंगे। आप सोचिए क्या संभव है, और अगर संभव है तो इसमें कितना विरोधाभास छुपा हुआ है और कैसे इसे अंजाम देंगे, इसका कोई खाका नहीं पेश किया गया है। एक चुनाव, एक पार्टी, एक देश, एक शहंशाह, इसे भी व्यवहारिक रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस अघोषित आपातकाल को लगाए हुए हैं, उससे यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही राम मंदिर का उद्घाटन करके, प्राण प्रतिष्ठा करके 400 सीटों का दावा कर रहे हैं, लेकिन उस पर उन्हें खुद भी भरोसा नहीं है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जिस ढंग से किया गया वह बुरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अधिकांश सनातनी हिंदू से लेकर के शंकराचार्य तक राम मंदिर उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ा चुके हैं और बहिष्कार भी कर चुके हैं। और यह घोषणा किया है ब्राह्मण समाज ने भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ किया यह चुनावी इवेंट था, और इस इवेंट को जिस ढंग से किया गया उसमें धर्मशास्त्रों की धज्जियां उड़ाई गई। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करके क्या साबित करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, और इस गलती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंदिर मुद्दे या मंदिर का एजेंडा फ्लॉप हो गया है। इसीलिए अघोषित लोकतंत्र लगा करके विपक्ष को ही खत्म कर रहे हैं। विपक्ष जेल में रहेगा तो चुनाव प्रचार कैसे करेगा, विपक्ष जेल में रहेगा तो चुनाव कैसे लड़ेगा, विपक्ष जेल में रहेगा भ्रष्टाचार के नाम पर, विपक्ष अगर जेल में रहेगा तो वहां से वो जीतने की कोई प्रक्रिया को व्यवहारिक रूप नहीं दे सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूल जाते हैं कि आप भले ही इंडिया गठबंधन को, सबके सब नेताओं को, 28-27 जितने भी घटक दल हैं सबको आप जेल में डाल दीजिए, लेकिन यह चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव है। जन सैलाब लड़ेगा, इस देश के 140 करोड़ लोग लड़ रहे हैं 2024 का चुनाव, और जब जन सैलाब उमड़ पड़ेगा सत्ता परिवर्तन के लिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अघोषित आपातकाल भी फ्लॉप हो जाएगा। इनकी 400 पार की सीट लाने की हवा भी निकल जाएगी। अब देखना यह है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों का रुझान क्या होता है। क्या इन्हें इंडिया गठबंधन के लोग मल्लिकार्जुन खड़गे की बात समझा सकते हैं कि संविधान नहीं बचेगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, राष्ट्र नहीं बचेगा, राजतंत्र आ जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, चारों तरफ आरएसएस का साम्राज्य खड़ा हो जाएगा। आरएसएस के 100 साल पूरे होने के समय पूरा देश राममय हो जाएगा, आरएसएसमय हो जाएगा। तो इस आशंका को, इस आहट को देखते हुए इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या इन्हें हराना है।
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ 95 करोड़ मतदाताओं तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।